हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन ओवर आर्ट एंड कल्चर। और आर्ट एंड कल्चर का हम आर्किटेक्चर अभी तक डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कस किया था। और इस वीडियो में हम रिलीजन्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बाद के जो आर्किटेक्चर है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वो कहीं ना कहीं रिलीजियस बेस्ड है। मतलब या तो वो बुद्धिज्म से या जैनिज्म से संबंधित है या फिर हिंदुइज्म से संबंधित है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस ऑल सच रिलीजन्स हियर। और इन सभी रिलीजन्स के में से अगर मैं बात करूं तो बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए। इसमें क्वेश्चंस दोनों ही पेपर्स में आता फिक्स्ड है, और जिसमें से बुद्धिज्म बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, तो इसके लिए जरूरी है कि हम इन रिलीजन्स को डिस्कस करें। तो आज के वीडियो में हम इसके कॉजेज के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके मेंस का हिस्सा है। और हो सकता है इसमें प्रीलिम्स से भी क्वेश्चन आए तो आप इसको अटेम्प्ट कर पाए। और इसके अलावा जो बुद्धिज्म और जैनिज्म के फीचर्स से जो भी रिलेटेड जो भी मैटर है, हम उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो इसके कॉजेज की अगर मैं बात करूं, सो कॉजेज ऑफ ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो इससे पहले ये समझो कि इसको रिलीजियस मूवमेंट क्यों बोला। मूवमेंट इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये 5th सेंचुरी बीसी में इन नए रिलीजन्स का इमर्जेंस हुआ। और रीजन ये रहे कि रीजन काफी सारे थे। अब मूवमेंट इसको इसलिए बोला गया क्योंकि ये वैसा टाइम पीरियड था जब समवेयर 63 नए रिलीजन्स हम इंडिया में देखते हैं, और उन 63 रिलीजन्स में से बुद्धिज्म और जैनिज्म काफी फेमस रहा। अब इसके बहुत सारे रीजंस थे कि इनका इमर्जेंस क्यों हुआ। तो पहला रीजन था डिवीजन ऑफ सोसाइटी। मतलब जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स थी उसका वो एक बहुत ही बड़ा कारण रहा। और डिवीजन किस तरीके से, तो डिवीजन वर्ण ऑर्डर में सोसाइटी का डिवीजन हो गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब जो ये वर्ण ऑर्डर जो था, ये वर्ण ऑर्डर जन्म के आधार पर इसको फिक्स कर दिया गया। इसके पहले जो ऋग्वैदिक सोसाइटी थी उसमें वर्ण ऑर्डर था, दैट वाज एग्जिस्टेड, बट वो उसका एग्जिस्टेंस कैसा था, वो उसका एग्जिस्टेंस था लोगों की ऑक्यूपेशन पे। मतलब अगर कोई एक रिलीजियस प्रीचर है तो वो ब्राह्मण वर्ण का होगा, कोई सोल्जर है तो वो क्षत्रिय वर्ण का होगा, कोई एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में है तो वो शूद्रा होगा, कोई ट्रेडिंग में है तो वो वैश्या होगा। अब देखो, अब ये सभी लोग एक ही फैमिली का हिस्सा हो सकते थे, लेकिन अभी क्या किया, जो लेटर वैदिक फेज था उसमें इस वर्ण को जन्म के आधार पर कर दिया। मतलब कि अगर जो एक ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति है उसके घर में जिसका भी जन्म होगा वो भी अब जन्म से ब्राह्मण कहलाएगा। क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति है, उसके घर में किसी का जन्म होगा तो वो भी क्षत्रिय कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको जन्म के आधार पर बना दिया। और जन्म के आधार पर ही क्या हुआ कि जो प्रिविलेजेस थे उनको डिवाइड कर दिए गए। मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय ये हाईली प्रिविलेज्ड क्लास बन गए। ठीक है, इनको सारे प्रिविलेजेस दिए जाते थे। कैसे प्रिविलेजेस? तो जो ब्राह्मण था वो टैक्स पे नहीं कर सकते थे, मतलब उन्होंने खुद को इसे बाहर रखा। क्यों? क्योंकि वो खुद को सबसे अपर ऑर्डर पे मानते थे, मतलब सबसे फर्स्ट रैंक पे ये खुद को मानते थे। क्षत्रिय वो सेकंड रैंक पे थे। और क्षत्रिय कौन होते थे? जो जैसे कि किंग या सोल्जर्स या किंग की फैमिली के जो लोग होते थे, तो वो क्षत्रिय वर्ण के होते थे। अब क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति है जो कि पूरे के पूरे किंगडम को चला रहा है, लेकिन उसको ब्राह्मण की बात माननी पड़ती है। तो यहाँ पे भी एक क्लैश इनके बीच में हुआ। दूसरा, जो थर्ड रैंक पे वैश्यास, तो वैश्यास के साथ प्रॉब्लम क्या थी? वैश्य जो कि एक टैक्स पेयर थे सोसाइटी में, लेकिन वो थर्ड रैंक पे आते थे। मतलब जो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ था, क्योंकि ये लोग ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थे, बिजनेसेस इनके होते थे, सिटीज का इमर्जेंस हुआ इसे, और बिजनेस और शॉप्स का इमर्जेंस हुआ। इससे क्या हुआ, जो सर्कुलेशन ऑफ मनी था वो होना शुरू हो गया। इससे लोगों का जो स्टेटस था वो इम्प्रूव होना शुरू हुआ। और इन सभी कामों में जो वैश्य वर्ण था वो इन्वॉल्व हुआ करता था। तो इससे क्या हुआ कि इनका जो स्टेटस है वो सारे वर्णा से कहीं ज्यादा ऊपर है, लेकिन जो इनकी रैंक है वो थर्ड रैंक पे सोसाइटी में आते हैं। तो इससे ये लोग खुश नहीं थे। क्षत्रिय की प्रॉब्लम ये थी क्योंकि क्षत्रिय से, जैसे मैंने बताया कि वो एक किंगडम को रूल करता है, लेकिन उसको ब्राह्मण की बात माननी पड़ती है और खुद को वो सेकंड रैंक पे देखता है। तो ये भी एक समस्या रही। और इसी हिसाब से प्रिविलेजेस भी डिवाइडेड थे। जैसे मैंने बताया कि ब्राह्मण से खुद को टैक्सेशन से बाहर रखा, और सोसाइटी में जितने भी प्रिविलेजेस थे वो खुद उसको यूज किया करते थे।
अगर कोई जैसे पनिशमेंट्स है तो खुद खुद को उससे भी इन्होंने बाहर रखा, और ये पनिशमेंट किसको दिए जाएंगे, जो बाकी के वर्णास के जो लोग हैं, और बेसिकली इन सभी का जो विक्टिम है, विक्टिम कौन बना, शूद्रास बने। शूद्रास के साथ ये था कि इनको बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ हुआ करते थे, हुआ करता था। इनको लालची या चोर के तरीके से तौर पे इनको देखा जाता था सोसाइटी में। वैदिक टीचिंग, वैदिक लर्निंग्स के लिए इनको स्कूल्स नहीं जा सकते थे, मतलब वैदिक टेक्स्ट ये लोग नहीं पढ़ सकते थे। और इनके साथ साथ विमेन को भी वैदिक टेक्स्ट से बाहर रखा गया था। मतलब एजुकेशन का जो अधिकार था वो सिर्फ अपर थ्री वर्णास को था, और शूद्रास और विमेन, इनको इससे बाहर रखा गया। अपर थ्री वर्णास को बोला जाता है कि देवर पार्ट ऑफ द्विज सिस्टम। अब ये द्विज सिस्टम क्या है? द्विज माने टू। सो द्विज सिस्टम मतलब टू बॉन्ड्स। टू बॉन्ड का मतलब क्या होता है? सो दैट इज अ सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी, जिसको हम जनेऊ बोलते हैं, सेक्रेड थ्रेड। अब ये सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी क्या है कि पहला जन्म तो तब होता है व्हेन यू कम ऑन दिस अर्थ, ठीक है। दूसरा जन्म तब होता है जब आप अपनी आगे की शिक्षा के लिए, जो वैदिक लर्निंग्स है उसके लिए आप घर से बाहर गुरुकुल में जाते हो। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड अ द्विज सिस्टम। जब आप एजुकेशन के लिए किसी बच्चे को बाहर भेजा जाता था, तब उसको उस जेनेऊ का जो पूरा सेरेमनी होती थी, जो सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी होती थी, वो करके उसको फिर आगे एजुकेशन के लिए भेजा जाता था। तो ब्राह्मण, वैश्यास और क्षत्रिय, ये तीनों ही इस द्विज सिस्टम का हिस्सा थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इनके जो शूद्रा थे, शूद्राई से बाहर थे, विमेन को भी एजुकेशन के लिए नहीं भेजा जाता था। लेकिन इन तीनों वर्णा से भी प्रॉब्लम ये थी कि क्योंकि वैश्यास को अगर देखें तो काफी ज्यादा एक लग्जूरियस लाइफ जिया करते थे, क्योंकि इनके पास पैसा ज्यादा था, लेकिन फिर भी ये थर्ड स्टेट लेवल पे थे। क्षत्रियास का मैंने आपको बताया कि रूलर ऑफ द सोसाइटी थे, लेकिन फिर भी ये सेकंड स्टेट पर थे, सेकंड लेवल पे थे। और ब्राह्मण जो कि कुछ नहीं करते थे, रिलीजियस प्रीचर थे, एडवाइजर टू द किंग थे, लेकिन खुद को ये फर्स्ट लेवल पे रखते थे, फर्स्ट रैंक पे रखते थे। तो इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ती थी। सोसाइटी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी कि एक इनइक्वल सोसाइटी का इमरजेंस हो रहा था और हो चुका था। तो ये प्रॉब्लम रहा जो कि सोसाइटी से रिलेटेड था, मतलब डिविजन ऑफ सोसाइटी से रिलेटेड था। इसके अलावा एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। अब देखो, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी इसलिए क्योंकि जो लेटर वैदिक फेज था, इसमें क्या हुआ, जो आर्यंस थे वो सप्त सिंधु रीजन से, मतलब जो वेस्टर्न साइड था, वेस्टर्न साइड से अभी ईस्टर्न साइड में मूव करना शुरू हो गए थे, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जाकर के सेटल हो गए। अब नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट वो आज का नॉर्थ ईस्टर्न नहीं है, वो एंशिएंट इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न है। मतलब जो यूपी और ईस्टर्न बिहार, यूपी और बिहार का जो रीजन है, जो कि सदर्न बिहार तक इनका जो स्ट्रेच था वो था, वहां तक ये सेटल्ड थे। तो ये पूरा रीजन, इसको नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया बोलते हैं, और ये डेंसली फॉरेस्टेड थे, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल हुआ करता था। अब ज्यादा बारिश हो रही है तो मतलब फॉरेस्ट भी ज्यादा होगा। अब सेटलमेंट के लिए क्या है कि उनको जगह की जरूरत है, और क्योंकि आयरन का इन्वेंशन हो चुका था, आयरन को आयरन के बारे में पता था, तो आयरन से काफी ज्यादा वेपन्स इन लोगों ने बनाए, जिसकी हेल्प से लोगों ने जंगलों को काट करके उसको साफ किया, अग्नि की मदद से जंगलों को जलाया गया, और वहां पे जो इनका हैबिटेशन था या कॉलोनाइजेशन था वो शुरू हुआ, मतलब खुद को वहां पे लोगों ने सेटल करवाया। और सेटल करने के बाद क्या होगा कि जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है वो भी ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही थी। इसका रीजन क्या हुआ? रीजन ये हुआ कि वैदिक सैक्रिफाइसेस में जो कैटल्स जो होती थी उनको सैक्रिफाइस किया जाता था। तो दैट इज अनदर रीजन। जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे, उसकी वजह से क्या हुआ, वैदिक प्रैक्टिसेस में जो भी वैदिक सैक्रिफाइसेस होती थी, इसमें कैटल को सैक्रिफाइस किया जाता था, मतलब किलिंग ऑफ कैटल्स बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी वो हैम्पर हो रही थी, क्योंकि प्लाउ शेयर है उसके लिए बुलॉक्स चाहिए, और बुलॉक्स के लिए आपको कैटल की जरूरत पड़ेगी। तो कैटल की पॉपुलेशन क्योंकि वैदिक सैक्रिफाइसेस की वजह से कम हो रही है, इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि आपकी जो इकोनॉमी है वो हैम्पर हो रही है। और इकोनॉमी क्या थी? एग्रीकल्चरल बेस्ड थी। तो ये एक दूसरा रीजन हुआ। इसके अलावा जो मगध रीजन के जो ट्राइबल पॉपुलेशन था वो एनिमल का मीट कंज्यूम करते थे, मतलब एनिमल फूड कंज्यूम करते थे। और इसकी वजह से भी ये भी एक रीजन रहा कि कैटल की जो पॉपुलेशन थी वो कम होनी शुरू हो गई थी। तो इसके लिए बहुत जरूरी था कि कोई ऐसा एक प्रिंसिपल हो, कोई ऐसा एक सिद्धांत हो जो कि इन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेकर के आए, जो कैटल का पॉपुलेशन है उसको बचा सके, मतलब जो उनकी किलिंग है उसको रोक सके।
जो इनइक्वलिटी इन सोसाइटी है उसको खत्म कर सके, या उस पे जो एक रोकथाम है उसको ला सके। सो ये कुछ रीजंस रहे। इसके अलावा जो वेश्यास थे उनके कंसर्न थे। वेश्यास का कंसर्न क्या था, जैसे मैंने बताया कि छोटे छोटे सिटीज का इमर्जेंस हुआ, और सिटीज के इमर्जेंस के साथ आर्टिजन्स, वेरियस आर्टिजन्स, और ये आर्टिजन्स अलग अलग कामों में इन्वॉल्व थे, और मतलब जो ट्रेड जो था और बिजनेसेस, इनका इमर्जेंस हुआ, इनका विस्तार होना शुरू हो गया। तो इससे क्या हुआ, इससे इसके अलावा अब देखो बिजनेस है तो क्या होगा, जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो बढ़ेगा। अब सर्कुलेशन ऑफ मनी कैसे बढ़ रहा है, तो ये 5th सेंचुरी बीसीई का टाइम पीरियड ऐसा था जब जो सोसाइटी है उसमें सर्कुलेशन ऑफ कॉइन्स शुरू हो चुका था। और ये कॉइन्स कैसे होते थे, पंचमार्क। पंचमार्क इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पंच करके बनाए जाते थे, और इसमें कुछ नेचुरलिस्ट मार्क्स होते थे, मतलब बर्ड्स, ट्रीज, माउंटेन्स, रिवर्स, तो इनके मार्क्स उस कॉइन पे हुआ करते थे। और ये पंच मार्क्ड कॉइन्स सिल्वर, गोल्ड या फिर कॉपर, तो इनके ये बने हुए होते थे, इन मेटल से बने होते थे, और इनका सर्कुलेशन मार्केट में होता था। अब सर्कुलेशन से क्या होगा कि जो ट्रेडर्स है, जो बिजनेसमैन है, उसके पास एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ होगा, ठीक है। और है कौन, ये है वैश्यावर्ण से संबंधित। तो वैश्यावर्ण के जो लोग थे उनके पास पैसा ज्यादा था, इससे वो एक लग्जूरियस लाइफ तो जीते थे, लेकिन उनका जो स्टेटस था सोसाइटी में वो 3rd रैंक पे आते थे, तो स्टेटस इंप्रूव नहीं हुआ था। तो इसके लिए ये चाहते थे कि इनका स्टेटस इंप्रूव हो जाए। तो अब इसका जो सोल्यूशन है वो कैसे होगा, तो इसके लिए इनको ये चाहिए था कि वैदिक रिलीजन के अलावा कोई रिलीजन हो जो कि इनको अपना स्टेटस को इम्प्रूव करने में मदद करे। तो ये इनके कुछ कंसर्न हुआ करते थे। इसके अलावा कुछ कारण थे, जैसे कि क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ होना शुरू हो गया था, तो इससे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट भी हमें देखने को मिला एंशिएंट इंडिया में। प्राइवेट प्रॉपर्टी कैसे, अब देखो जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय अपना एक किंगडम ओन कर रहा है, ठीक है। उस किंगडम की वजह से क्या हो रहा है कि उसकी आपस में लड़ाई भी हो रही है दूसरे किंगडम से, क्योंकि एक्सपेंशन ऑफ किंगडम भी हमें देखने को मिलता है। अब किंगडम है तो मतलब पूरे के पूरे किंगडम में जितना भी लैंड है, जितनी भी टेरिटरी है, वो उसका ओनर कौन होगा, उसका ओनर किंग होगा, ठीक है। अब उस सोसाइटी के अंदर सभी वर्ण के लोग रह रहे हैं, ठीक है। वैश्या, क्योंकि वैश्या के पास पैसा ज्यादा है तो कहीं ना कहीं वो उसके इन्वेस्ट करेगा, तो इससे क्या हुआ कि वो जितना ज्यादा से ज्यादा वो अपनी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसका एक्यूमुलेशन शुरू कर देगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी इन दी फॉर्म्स ऑफ dwellings, in the forms of dresses, ठीक है, in the forms of vehicle, उस समय तो खैर chariots होते थे। तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज थी उसका एक्यूमुलेशन, उसका कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिला। तो जो एक इक्वल सोसाइटी थी, मतलब जहां पे रिच और पुअर नहीं था, अब वहां पे क्या हुआ कि एक अनइक्वल सोसाइटी में वो डिवाइड होना शुरू हो गया। मतलब रिच और पुअर का जो एक गैप था वो बढ़ना शुरू हो गया। अब पुअर कौन होगा, शूद्रास, है ना, क्योंकि वो एग्रीकल्चरल फील्ड में वो लोग काम कर रहे हैं, सर्वेंट्स हैं, तो इनके पास पैसे तो होंगे नहीं, ठीक है। तो ये एक पुअर सोसाइटी, पुअर क्लास हुआ सोसाइटी का। वैश्यास क्योंकि ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, बिजनेसेस है, आर्टिजन्स हैं ये लोग, तो इनके पास पैसा ज्यादा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो बढ़ता चला जाएगा। इसके अलावा जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन था सोसाइटी का, वो इस सर्कुलेशन ऑफ मनी से खुश नहीं थे, क्योंकि लोगों के पास अब जैसे मैंने बताया कि जो कॉइन्स थे वो वेरियस मेटल्स के बने हुए होते थे, तो वो इस एक्यूमुलेशन से, इस सर्कुलेशन से वो कहीं ना कहीं खुश नहीं थे, क्योंकि वो चाहते थे कि जो पुराना ऑर्डर था सोसाइटी का वो ही सोसाइटी में रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग इक्वल रहा करते थे। इसके अलावा पीपल यूज टू हेट वॉर एंड वायलेंस, क्योंकि इसका अब रीजन क्या हो सकता है। अब देखो, जैसे मैंने बताया कि किंग अपने किंगडम को एक्सपैंड करने के लिए दूसरे किंगडम से उसकी लड़ाई होती थी, पर इसमें जो हैम्पर होता था, जिसकी लाइफ हैम्पर होती थी, वो जो कॉमन पीपल थे वो थे, ठीक है। सोल्जर्स, उनकी ज्यादा डेथ होती थी, जो फूड सोल्जर्स जो हुआ करते थे। अब इसमें, अब ये फूड सोल्जर कौन है, दे आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, है ना। तो पीपल दे यूज टू हेट दिस काइंड ऑफ वायलेंस। वो चाहते थे कि सोसाइटी में नॉन वायलेंट सोसाइटी बने, और जिसमें लोग वॉर को छोड़ करके एक इक्वल सोसाइटी में और पीसफुल सोसाइटी में लोग रहा करें। तो ये भी एक रीजन रहा। इसके अलावा जो सोशल इनइक्वलिटीज ड्यू टू प्राइवेट प्रॉपर्टी जो स्टार्ट हुई थी, उसके अगेंस्ट लोगों ने स्ट्रांगली रिएक्ट किया। तो
बेसिकली इसका क्रक्स ये है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उसको एक नेगेटिव फैक्टर के तौर पे देखा गया, और जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन था सोसाइटी का वो उसको नहीं चाहते थे कि वो नहीं चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट इंडिया में हो, या उसको उसका एक्सपेंशन इंडिया में होता रहे। इसके अलावा लोग चाहते थे कि वो एक सिंपल लाइफ जिए, सिंपल लाइफ बेस्ड ऑन इक्वलिटी, सिंपल लाइफ बेस्ड ऑन देयर ऑक्यूपेशन, जहाँ पे पीसफुल लाइफ लोगों को पसंद थी। तो इस तरीके से ये कुछ रीजंस रहे जिसकी वजह से नए रिलीजन का इमर्जेंस हमें देखने को मिला। जो नए रिलीजन थे बेसिकली बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इसके कुछ फीचर्स रहे। क्या है वो फीचर्स? तो अब देखो, नए रिलीजन का जो इमर्जेंस था उसके हमने सारे फैक्टर्स को डिस्कस किया कि डिवीजन ऑफ सोसाइटी वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर, फिर इसके अलावा जो इकोनॉमी था वो दूसरा फैक्टर था, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इसके अलावा दूसरा फैक्टर था। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से नए रिलीजन का हमें इमर्जेंस देखने को मिलता है, और जैनिज्म और बुद्धिज्म इन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेकर के आता है। ठीक है, क्योंकि आप देखो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म दे टॉक अबाउट नॉन वायलेंस। ठीक है, तो बिकॉज पीपल दे आर हेटिंग वॉर एंड वायलेंस, सो यहाँ पे इनका प्रिंसिपल क्या हुआ इन दोनों रिलीजन का? नॉन वायलेंस। ठीक है, तो ये इस प्रिंसिपल को प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को प्रीच कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हम उसको अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोनों ही रिलीजन ने क्या किया? एक सिंपल प्योरिटन और एंड एस्थेटिक लिविंग को प्रमोट किया। मतलब एक सिंपल लाइफ जियो, पीसफुल लाइफ जियो, ठीक है, जिसमें सात्विकता ज्यादा हो। मतलब आप जो सात्विकता है वो आपके कपड़ों में, आपके रहन सहन में, आपके खाने में झलकनी चाहिए, जो कि इसके फीचर, जो रिलीजन्स है उनके फीचर में हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो बुद्धिस्ट मंक्स थे, मतलब जो फॉलोअर्स थे, फिर बाद में जिन्होंने इन धर्मों को अपना लिया, जो बुद्धिस्ट मंक या जैन मंक बन गए, उनको ये शिक्षा दी जाती थी कि जितने भी जो गुड थिंग्स है, मतलब जो भी लग्जूरियस थिंग्स है, वो उसका त्याग कर दें। ठीक है, मतलब एक सिंपल लाइफ जीने की कोशिश करें। इसके अलावा जो मंक्स थे, जो और बुद्धिस्ट फॉलोअर्स थे, उनको गोल्ड और सिल्वर को टच करने की अनुमति नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर गोल्ड और सिल्वर है तो वो ग्रीड लेकर के आएगा, और ग्रीड अगर लेकर के आता है तो इससे क्या होगा? फिर से वही सारी प्रॉब्लम्स रिपीट होंगी। तो इसके लिए ये चाहते थे कि जो मंक्स है वो पूरी तरीके से इन चीजों का त्याग कर दे। और जो भी क्योंकि इन रिलीजन को पेट्रनेज मिला, मतलब पेट्रनेज कैसे कि किसी ना किसी किंग ने इसको अपनाया, और क्योंकि किंग भी इन रिलीजन्स का फॉलोअर बना, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य वो जैनिज्म को फॉलो करते हैं, अशोका बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। तो इन लोगों ने इसके आर्किटेक्चर में भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिए, और जो बुद्धिस्ट मंक थे उनको चैत्याज बना करके दी, जो केव चैत्याज होती थी, विहाराज होती थी, फिर कुछ जो डोनेशन थे वो भी दिए जाते थे। तो यहाँ पे ये बोला गया कि आप उन डोनेशन को एक्सेप्ट करो, पर उतना ही एक्सेप्ट करो जो आपके आर्किटेक्चर के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब जो आपके रहन सहन के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी आप उसके ऊपर जो प्रिविलेजेस है आप उसको बिल्कुल खत्म कर दीजिए। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप सिर्फ उतना ही यूज कर रहे हो जिसकी जरूरत थी आपको, और वो सिर्फ एक पर्सनल यूज के लिए नहीं, वो सबके यूज के लिए जिसकी जरूरत थी। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो ये नए रिलीजन है, ये पर्सनल यूज के लिए जितने भी प्रिविलेजेस है उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे ड्रेसेस हो, ड्वेलिंग्स हो, तो उन सभी का ये त्याग कर रहे हैं, सभी का सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इसके अलावा जो इसके फीचर्स है, जो नए रिलीजन थे, इन दोनों नए रिलीजन्स ने जो मटेरियल एडवांटेजेस थे, जो कि गैंजेटिक बेसिन, मतलब जो गंगा की जो बेसिन थे, क्योंकि गंगा के बेसिन के आसपास ही ये नए किंगडम्स और नए सेटलमेंट हमें देखने को मिले। तो जो भी मटेरियल एडवांटेजेस थे, मतलब मनी, मेटल्स और ड्वेलिंग्स, सो इन सभी का इन लोगों ने क्या किया? इसके अगेंस्ट रिबेल किया। ठीक है, क्योंकि ये सभी कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक इनइक्वलिटी को प्रमोट करते हैं। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी था कि इस इनइक्वलिटी को खत्म किया जाए। तो ये कुछ इसके फीचर्स रहे, कुछ रीजंस रहे कि जिसकी वजह से नए रिलीजन्स का हमें इमर्जेंस देखने को मिला। इसके अगले वीडियो में अब ये तो देखो, ये तो आपका एक इसका बैकग्राउंड है कि नए रिलीजन्स आए और क्यों आए।
तो ये आपके मेंस में आपको हेल्प कर सकता है और प्रीलिम्स में भी आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो आप इसके जो भी पॉइंटर्स है आप उसको याद रखिए, और एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे से मेंशन्ड है, आप उसको पढ़ सकते हैं इस चैप्टर को। इसके अलावा बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है और एडवांस्ड इन्फॉर्मेशन है, जो कि आपके दोनों ही पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स और मेंस के लिए, हम उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।